बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं दी अर्थ। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर आई विल recap something recap as a previous lecture। लास्ट पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था 240 मिलियन ईयर्स पहले जमीन किस पोजीशन में थी। जिस तरह से आज हम कॉन्टिनेंट की पूरी एक फॉर्म देखते हैं, अराउंड 240 मिलियन या इससे पहले जमीन एक्चुअली अर्थ जो थी या सारे कॉन्टिनेंट इस शेप में नहीं थे। वो पूरे ज्वाइंट सारे कॉन्टिनेंट एक जगह मिले हुए थे और उसको पैंगिया बोलते हैं। ग्रेजुअली वो सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर होते गए मिलियंस ऑफ ईयर, यानी 240 मिलियन ईयर्स जो है वो इस पूरी जो एक्टिविटी को लगे और वो डिस्टेंस एक दूसरे से जो दूर होने का बहुत ही स्लो है तमाम कॉन्टिनेंट का। यूं समझिए 10 cm पर ईयर, 10 सेंटीमीटर a year, and this process is still going on। वो अभी तक उस पोजीशन अपनी वो जो उनकी जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स की स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन ऐसे मैंने बताया कि वो स्लो है, 10 सेंटीमीटर पर ईयर, वो हमें महसूस नहीं हो रही, वी कैन फील दैट। क्योंकि इससे पहले हमने ये एक्चुअली जो जब हमने उस लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से हिमालय और हिंदू कुश और कराकोरम की जो है फॉर्मेशन हुई, तो उसमें हमने जो जब वो और उनकी जो लेंथ या हाइट है अभी तक इंक्रीज हो रही है, जिससे इस बात को प्रूफ ये बात होती है कि द कॉन्टिनेंट और जो पार्ट्स ऑफ द अर्थ है वो स्टिल मूविंग पोजीशन में। ठीक है। इसके बाद हमने जो जब ये मूव हो रहे थे ये हमने पढ़ा था कि सारे कॉन्टिनेंट के पार्ट्स या कॉन्टिनेंट जो है पीस ऑफ अर्थ क्योंकि बहुत बड़े हैं ये मूव हो रहे थे, तो बेसिकली ये दे मूव या फ्लोट ऑन अ मैग्मा। जो इंटीरियर हमने डिस्कस किया था, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मैग्मा, देन आउटर क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं, तो वो क्रस्ट जो है उस मैग्मा पे जो है वो फ्लोट कर रही, जस्ट लाइक अ आइस, जैसे आइस पानी पे फ्लोट करता है। और ये 8 बड़े पीसेस जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, उस पे ये अर्थ के पीसेस जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। ये जब ये हमने ये डिस्कस कर लिया था, ये इस तरह से पीस हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उन जो पीसेस ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। जबकि यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो उसके बाद हमने क्या कहा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स, इसके नीचे क्या है, क्या मैंने बताया था? मैग्मा, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। इनर कोर का इससे भी ज्यादा है। जब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जस्ट बॉयल हो रहे होते हैं, हो रहा होता है मैग्मा, तो जाहिर बात है इंटीरियर चूंकि बंद है वो सारी टेक्टोनिक प्लेट से, और दो ये मूव कर रही बट बहुत बिल्कुल पैक है ये अंदर, तो वो हाई प्रेशर जो है ना अंदर से क्रिएट होता है। और उन टेक्टोनिक प्लेट्स में कहीं से भी जो वीक प्लेस होती है, जगह होती है, या बाकायदा ये मैग्मा, ये प्रेशर उस प्लेट्स में से अपनी एक चैम्बर सा बनता है और उसमें से बाहर आता है मैग्मा वो इंतहा प्रेशर के साथ। और जब ये बाहर आता है मैग्मा, तो इसको हम लावा कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। इसी तरह जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही होती है तो एक दूसरे से कोलिजन भी होता है इनका। जब ये कोलाइड होती हैं, क्योंकि बेइंतहा बड़ी है, बहुत इनका वेट है, तो जब ये कोलाइड होती है, इनका कोलिजन होता है, तो ये इनमें से बेइंतहा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है
अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो ये होती बहुत ही नीचे है, ज़मीन की बहुत ही डीप अंडर द अर्थ होता है, और ज़्यादातर ओशियन की सारी टेक्टोनिक प्लेट मोस्ट ऑफ द, क्योंकि 70% जो है वो हमारा ओशियंस है, अर्थ का पार्ट जो है, तो ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो ओशियंस में से ही गुजर रही हैं। जब ये वहां अर्थक्वेक जब ये मूव करती हैं तो वहां से अर्थक्वेक आता है, यानी वो हीट निकलती है और शेक होती है अर्थ, और जिससे अर्थक्वेक आता है। और अदरवाइज ये अगर अर्थक्वेक, ये टेक्टोनिक प्लेट्स किसी समंदर या ओशंस के अंदर आपस में कोलिजन होता है, तो वहां से जो हीट निकलती है तो वेव्स क्रिएट होती हैं ओशंस में। और जब ये वेव्स जब अपने कोस्टल एरिया पे पहुंचती, कोस्ट लाइन पे पहुंचती, तो बहुत ही बड़ी और हाई हो जाती हैं, समटाइम 30, 40, 50 फीट या इससे भी ज़्यादा हाई ये ओशियनिक वेव्स क्रिएट होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डैमेज क्रिएट करती हैं अपने कोस्टल एरिया को। इसके बहुत सारे हमने जो बताए थे इंसिडेंट, और वोल्केनो की भी मैंने वीडियो दिखाई थी, उसमें भी बहुत सारे वोल्केनो और एरप्शन दिखाए थे, और अर्थक्वेक भी दिखाई। इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ों को जब डिस्कस कर लिया था, और ये इंटीरियर और ये जो इंटीरियर फिनोमेना है, इसको हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। अब जो ज़्यादातर जो इसके एक्सटीरियर फिनोमेना है हमारी अर्थ के, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारा सबसे टॉपिक है आज के लेक्चर का, एक्सटीरियर फिनोमेना में फाइंडिंग अ प्लेस ऑन मैप। ये आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये कौन सा एक्सटीरियर फिनोमेना है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका अर्थ से क्या रिलेशनशिप है मैप का और इसका। तो जिस अर्थ पे हम जमीन पे रहते हैं, इसमें मैंने बताया 7 कॉन्टिनेंट हैं, इंसान या ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इंसान रहते हैं सारे कॉन्टिनेंट पे। वो एक दूसरे को या इस पूरे कॉन्टिनेंट को लोकेट कैसे करते हैं। मैप बेसिकली किस लिए काम आता है कि किसी भी प्लेस को किस तरह से फाइंड किया जाए, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाती है, और एग्जैक्ट जो क्या पोजीशन है वो पता चलती है हमें मैप के थ्रू। ठीक है, यानी अगर कोई कंट्री है, कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री है, कोई सिटी है, तो वो हम किस तरह से जो है पता चला सकते हैं, कैसे पता चले कि वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या जगह की। अगर हम बहुत ही शॉर्टर लेवल, बहुत ही छोटे पैमाने पे हम जब डिस्कस करते हैं मैप को, तो हम जब मैप को देखने के बाद होता है, जो हम रोजमर्रा अपने मैप को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमारी नोटिस में आती है मैप को, क्योंकि बहुत सारी चीजें विदाउट मैप हम पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इस मैप को जब हम एक छोटे अपने टाउन लेवल या सिटी लेवल पे देखते हैं, एरिया का मैप देखते हैं, तो उसमें हमें क्या चीज आती है, वो एक मैप होता है जिसमें बहुत सारी चीजों को हम जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ अपने टाउन लेवल के पे देखें तो हम क्या मेंशन कर रहे होते हैं कि टाउन लेवल पे हम जब देखते हैं तो उस मैप में हम बहुत सारी चीजों को मेंशन करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैप का जो पर्पस है वो यही है कि एग्जैक्ट कौन सी प्लेस, कौन सी जो जगह है वो किस, हमको कैसे पता चलेगी कि कहाँ पे है। तो हम उस मैप के जरिए उसको बताते हैं और मैप में सारी चीजों को शो करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे शहर में किसी जगह से रेलवे लाइन गुजर रही तो हम उसको रेलवे लाइन शो करेंगे, और अगर हम एयरपोर्ट है तो उसको शो करेंगे कि एयरपोर्ट कहाँ पे, कोई हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं, पार्क्स कहाँ पे हैं, और मॉस्क कहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स कहाँ पे हैं, पोस्ट ऑफिस किस जगह पे है, और रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, फायर ब्रिगेड किधर है, रेडियो स्टेशन कहाँ है, टेलीविजन स्टेशन कहाँ है। इसके अलावा जो सबवेज हैं वो कहाँ हैं, या बड़ी जो हाईवे हैं वो किस जगह पे, अगर कोई कैनाल या रिवर गुजर रहा है तो वो किधर है। इन सारी चीजों को हम इस मैप के जरिए शो करते हैं, और इन सब चीजों को शो करने के लिए हम एक और चीजों से जो है वो हेल्प लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कीज। यानी अब हमें कैसे पता चले कि इस जगह पे जो है वो मॉस्क है, तो हम वहां पे उसका एक सिंबल बना देते हैं, उसको हम कीज कहते हैं, और कीज जो है वो
सिंबल्स के तौर पे शो की जाती हैं। अगर मॉस्क है तो जो है वो इस तरह से एक सिंबल शो करता है। अगर रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को जो है वो ऐसे एक सिंबल शो कर दिया जाता है। ट्रैक है, एयरपोर्ट है, इस तरह से। तो हम इन चीजों को क्या कहते हैं, सिंबल और कीज कहते हैं। तो कीज को एक साइड में शो कर दिया जाता है जिससे पता चलता है कि एक्चुअली ये मैप में ये कीज शो कर रही होती है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे जो है बड़ा सबवे है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। जो सारी चीजें बनाई वो इससे हमें इस मैप से पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, वो पोजीशन उस प्लेस की कहाँ पे। ये छोटे लेवल पे हम मैप को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस बड़े लेवल पे यानी पूरे अर्थ के लेवल पे डिस्कस करते हैं मैप को, यानी सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट के लेवल पे जब हम उसको बात करते हैं मैप की, तो हम थोड़ी सी एक डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज करते हैं, जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। वो एक बहुत, उसमें जो मैप भी होगा, लोकेशन भी होगी, उसमें टाइम्स भी होते हैं, टाइम जोन भी होते हैं। ये सारी चीज़ों को जो है ना डिस्कस किया जाता है जब बड़े लेवल पे हम इसको देखते हैं। तो ओके, जैसा कि मैंने कहा कि अब हम उससे आपको जो टाउन लेवल पे हमने मैप को डिस्कस किया था या सिटी के लेवल पे, अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है हम किसी भी जगह को कैसे मालूम कर सकते हैं और वो क्या तरीका है। इससे पहले जब ये बात हम पूरे स्टार्ट करें, हमें कुछ जो ऐसी टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा जो आगे यूज होंगी, और ताकि हम उसको पहले पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो इजी रहे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ हम जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम जब वर्ल्ड लेवल पे एक बड़े पैमाने पे हम मैप को डिस्कस करेंगे कि जब एक पूरे अर्थ या कॉन्टिनेंट लेवल पे हम मैप को देखते हैं तो किस तरह से उसको डिस्कस करते हैं या कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमको कुछ ऐसी टर्म को समझना पड़ेगा, पहले से हमें पता नहीं चाहिए, ताकि जब हम वो डिस्कस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जिससे सबसे पहली टर्म क्या है, लैटिट्यूड, latitude, parallels, grids and IDL। ये सारी टर्म्स जो हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। पैरेलल, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और ग्रिड क्या होती है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जो एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस हो रही है, पासेस थ्रू, जो इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के साथ कुछ मजीद जो है वो पैरेलल लाइन गुजरती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल, पैरेलल ऑफ, यानी इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन पासेस हो रही है, और ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद ये जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यानी नॉर्थ साइड पे जब अप साइड पे जाती है लाइन, पैरेलल लाइन, तो ये डिक्रीज होती जाती है और बहुत ही छोटी, यानी समटाइम डॉट की सूरत में आ जाती है। सेम लाइक जब ये इक्वेटर से डाउन साइड यानी साउथ साइड पे जाती हैं, साउथ पोल की साइड जाती हैं, तो वो उस वक्त भी एक बहुत ही कम होती जाती है और एट ए टाइम ये जो है वो एक डॉट की सूरत में बन जाती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल जाती, दीज लाइन्स आर कॉल्ड
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसी तरह सेम लाइक दैट बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ टू साउथ पोल जो है वो कुछ लाइंस जो है वो पास होती हैं नॉर्थ टू साउथ जो लाइन पासेस हो रही होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। यानी नॉर्थ टू साउथ जो लाइन पासेस हो रही थी दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियंस। बिल्कुल अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही, दिस लाइन इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। और ये बेसिकली, और जब ये पैरेलल लैटिट्यूड और ऐसे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों एक दूसरे से क्रॉस होती हैं, ये जो पोजीशन है दिस पोजीशन इज कॉल्ड ग्रिड। ओके, ग्रिड कहलाती है। यहाँ पे इस जब ये पोजीशन इक्वेटर पैरेलल है और ये लॉन्गिट्यूड है, और जब लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स को हम एक जगह करते हैं तो एक जो पोजीशन जो बनती है पिक्चर दैट इज कॉल्ड ग्रिड। ठीक है, ग्रिड कहलाती है। इस ग्रिड के बाद जब ये ग्रिड बन जाती है तो यहाँ पे पूरे जो है वो समझे, जब ये वर्ल्ड मैप है पूरा हमारा जो अर्थ के जो इस तरह से ये जैसे मैंने बताया आपको, पहले मैं ये बता देता हूँ बताता हूँ आपको कि ये लाइंस जो गुजर रही है इक्वेटर के पैरेलल। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल गुजर रही है, इक्वेटर जो है 0 डिग्री कहा जाता है, और पैरेलल इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड जो ग्रेजुअली लाइन इसके पैरेलल जा रही है ये तकरीबन 90 लाइंस हैं। और यहाँ पे जब ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे यहाँ पहुंचती तो ये कहते हैं 90 n, या इवन जब यहाँ पे हो गए तो कुछ और ये 80 70 वट जो भी लाइन होगी तो वो x, यू कैन से x n। सेम लाइक दैट जब वो साउथ पोल की तरफ वो लाइंस जा रही होंगी पैरेलल के साइड तो ग्रेजुअली वो क्या कहलाएंगी 90 s। यहाँ पे 90 n यानी नॉर्थ साइड पे जाएंगी, और जब साउथ साइड पे जाएंगी साउथ पोल की साइड तो 90 s या x s। ठीक है, जो भी लाइन होगी जो क्योंकि 90 लाइंस होती है तो वट जो भी लाइंस होगी वो x s या 90 s। इसी तरह ये जो लाइन होगी जो सेंटर ऑफ द अर्थ, एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, ये भी जो सेंटर है यानी लंदन ग्रीनविच के पास वो भी 0 डिग्री कहलाएगी। इसी तरह 0 डिग्री जो ईस्ट की तरफ लाइंस होंगी ये 180 लाइंस और 180 लाइंस, ये 360 लाइंस होती है, क्योंकि आपको पता है पूरा एक स्क्वायर जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जब यहां से ये ईस्ट साइड पे लाइंस पासेस होंगी तो यहाँ पे कहलाएंगी एक्स ई, एंड जब वो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन लाइन के वेस्ट साइड पे जाएंगी तो दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्स डब्ल्यू। और इसी तरह जब हम कॉन्टिनेंट मैप को देखते हैं तो जिस जगह पे ये मैप पोजीशन कॉन्टिनेंट या कंट्री आता है तो जैसे मैंने बताया कि ये हर एक की अपनी एक डिग्री होती है, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री होता है, और जहाँ पे ये इसकी डिग्री जो है वो बढ़ती है डिक्रीज होती है, ईस्ट और वेस्ट होता है। अगर ईस्ट पे ये कोई कंट्री हुआ यहाँ पे तो ये यहाँ पे ईस्ट 25 डिग्री होगा। इस तरह से हम उस मैप में उस कॉन्टिनेंट या कंट्री इवन एक सिटी की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं।
सपोज अफ्रीका में अगर ये साउथ अफ्रीका है तो कौन जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के जो पैरेलल के साथ जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन के साथ एक लाइन गुजर रही है, और इसी तरह जहां पे प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन लाइंस और लैटिट्यूड लाइन जो है वो पैरेलल जहां पे कोइंसाइड होगी, एक दूसरे से टच होगी, उस जगह की लैटिट्यूड यानी पैरेलल की जो डिग्री होगी और जो लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री होगी, वहां से हम एग्जैक्ट मालूम कर लेंगे कि वो कंट्री या वो तो या वो सिटी किस जगह पे। इस तरह से हम इस ग्रिड के जरिए उस कंट्री या सिटी की लोकेशन को मालूम कर लेते हैं। ये एक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्रिड के बनने, ग्रिड की हेल्प की मदद से हम किसी भी वर्ल्ड लेवल पे लोकेशन किसी कंट्री या सिटी के मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे किसी पाकिस्तान की हम किसी पोजीशन को मालूम करें तो मैं आपकी फॉर एग्जांपल मालूम कर बता सकता हूं कि पाकिस्तान जो है वो कराची, स्पेशली कराची जो है वो 67 डिग्री एंड यानी अगर हम इस ग्रिड के जरिए कराची की पोजीशन को मालूम करना चाहें तो हमें क्या मालूम होगा कि कराची जो है वो 67 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के ईस्ट पे है पाकिस्तान, कराची और पाकिस्तान, और 25 डिग्री नॉर्थ यानी इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो 25 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट की तरफ कराची है। इस तरह से हम किसी भी कंट्री या सिटी की लोकेशन इस पैरेलल और लॉन्गिट्यूड लाइन और पैरेलल लैटिट्यूड लाइन और ग्रिड के जरिए मालूम कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। इसके अलावा हम इस मैप से और इन लाइन के जरिए दो तरह की चीजें और जो हमारे डेली हम जिन चीजों को फेस करते हैं वो भी हम इन्हीं लाइन के थ्रू जो है वो मालूम करते हैं। ओके, जिसे हम यानी हमने ये पढ़ लिया लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैरेलल्स, ग्रिड। अब आईडीएल, आईडीएल मींस इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कि जैसे हमने टाइम जोन है, जब उस ग्रिड के जरिए प्राइम मेरिडियन लाइन जो ग्रीनविच से गुजरते हैं और ईस्ट और वेस्ट उसकी 180 डिग्री और 180 डिग्री जो उसकी मैग्नीट्यूड है उससे जो है वो हम टाइम मालूम कर सकते हैं। और आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन क्या चीज है? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी पैसिफिक ओशन, जापान के पास एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो एक लाइन बना दी गई, इंटरनेशनल डेट लाइन उसे कहते हैं। अगर उस डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, उसको मैं एग्जांपल से यूं समझा सकता हूं कि अगर हम जापान से अमेरिका की तरफ जाते हैं यानी ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, जो सिर्फ पैसिफिक ओशन क्रॉस करके हम सेम डे में पहुंच सकते हैं, बट बीच में वहां पे एक इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क की गई है। उसमें यह होता है कि अगर हम जापान संडे को हमने फ्लाइट की और अमेरिका गए तो वहां पे हमें एक दिन लॉस करना होता है। ओके, यानी हम सैटरडे को पहुंचेंगे और अगर हम मंडे को अमेरिका से जापान की तरफ आएंगे तो हमें एक दिन गेन करना पड़ेगा, यानी हम ट्यूसडे को जो है वो जापान में पहुंचेंगे। हालांकि ट्रैवलिंग डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, टाइम भी हार्डली बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन से ये हमें ये पता चलता है कि हम एक दिन आगे जा रहे हैं या एक दिन लॉस किया है या एक दिन गेन किया है।
जस्ट फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइन क्रॉस बनाई गई है और उसको थोड़ी सी डाइवर्ट और बेंड किया गया है ताकि पॉपुलेटेड एरिया जो है वर्ल्ड के वो डिस्टर्ब ना हो। पैसिफिक ओशन के पास वो लाइन बनाई गई है और सिर्फ इसलिए कि एक दिन जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने डेली जो यूज और डेली हमारी जो एक ट्रैवलिंग है उसको हम ईज करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन बनेगी। ये हमारा जो आज का लेक्चर था कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। और A globe is an exact model of Earth showing the correct shape and location of continent, oceans and seas on a smaller scale. It shows the shape and location of the continents and oceans. Different places too can be located on a globe. Continent are large masses of land surrounded by water, and there are 7 continents: North America, Europe, Asia, South America, Africa, Australia and Antarctica. Millions of years ago, all the continents form a single supercontinent called Pangaea, which later on split up into pieces and drifted away from one another. The space between these land pieces filled up with water, and the large water body that separate each other called oceans. There are 5 major oceans. The axis of globe has 2 endpoints called poles. The one at the top is called North Pole and the one at the bottom is called South Pole. Midway between the poles is an imaginary line encircling the Earth, which is called equator or a great circle. This divides Earth into 2 parts, northern hemisphere and southern hemisphere. A set of imaginary circles and semicircles run around the globe. The full horizontal circles are called latitude or parallels, as they are drawn parallel to the equator. The length of the parallels decreases as we move away from the equator towards the pole. The North Pole and the South Pole are points. The parallels are located at an equal distance from each other. There are 181 parallels in total, 90 in northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. The North Pole is written as the 90-degree north and the South Pole is written as 90 degrees south, and the equator is only at 0 degree. Here are some important latitude equator: the Tropic of Cancer, the Arctic Circle, the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Longitudes or meridians or vertical lines. These vertical lines are semicircles and run from North Pole to South Pole. They are of the same length. The distance between the two meridians is maximum at the equator and keeps on decreasing as one moves towards the poles. The meridian cuts the parallel at 90 degree and help us to measure the distances in the east-west direction. The longitude of a place is measured east or west or a prime meridian. There are 360 meridians of longitude drawn at an interval of 1 degree. The prime meridian is 0 degree longitude, which passes in the center of the earth from North Pole to South Pole. 180 meridians are to the east of the prime meridian and are marked E. 180 meridian and are
and mark W, जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया। (180° east and the 180° west are the same lines and also refers to international date line. The latitude and the longitude form a network of lines or a grid on the globe and help us to locating the places accurately. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर का ये आज हमारे लेक्चर का आज जो हमारा टॉपिक था फाइंडिंग प्लेस ऑन अ मैप, ये फिनिश हुआ। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की, इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जो हमें रोज़मर्रा डेली बेसिस पे जो हमें जो फेस करते हैं, हम उसको डील करते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैरेलल, ग्रिड, आइडियल, और ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और अब हम जो है आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।